अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनका हम इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऐसे सोर्सेज जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं। देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज, बात हो रही है कन्वेंशनल की। कन्वेंशन का वर्ड आया रिवायत से, जो रिवायती एक चीज़ चलती आ रही हो। फॉर एग्जांपल जी, मेरे पास बाइक है, मैं इसमें पेट्रोल जो है जी वो यूज़ करता हूँ डेली 1 लीटर लेट से। मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी करते हैं, उनके वालिद साहब अपने वक्तों में करते होंगे, उनके वालिद साहब भी अपने वक्तों में करते होंगे। तो एक सिलसिला चला आ रहा है, जो ही मेरी बाइक का पेट्रोल कम होगा मैं चाहूँगा यार चलो जाके पेट्रोल जो है बढ़वा लेता हूँ। प्राइस बढ़ते हैं, दिल में जो है वो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, हुकूमत फिर चेंज हो गई, चीज़ें फिर बढ़ गई। बट कभी हमने ये नहीं सोचा डियर स्टूडेंट्स कि क्या हम इसका अल्टरनेटिव भी कोई यूज़ कर सकते हैं। क्या हम अपनी पेट्रोल वाली बाइक को किसी इलेक्ट्रिकल बाइक से रिप्लेस कर सकते हैं। पेट्रोल वाली बाइक जो है, लेट से पेट्रोल जो है वो आपका कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, और जो आपके इलेक्ट्रिकल बाइक है ये बच्चों आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जो इन फ्यूचर जो है मे बी आपके पास अभी भी हो, ठीक है, या इन फ्यूचर आपके पास हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि ज़मीन में पेट्रोल जो है, मादनियात जो है नापैद हो जाएँ, बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ, ठीक है, और ये बनती भी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल जो है एक जगह से निकाल लिया अगले दिन फिर पेट्रोल मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। बट जो सन से एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, डेली आ रही है तकरीबन। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाउडी सा वेदर है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी जो है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू अभी हम डिस्कस भी करेंगे, वो आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर 1.4 होता है। तो इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आ रही है सन से, उसको भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। या ये जो हमारे घरों में कूड़ा करकट हमारे आसपास है, इससे कोई ना कोई एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, या टाइडल एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, सोलर एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, या बायोमास से हमें एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। वो सारे के सारे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है? सोर्सेज विच आर नॉट कॉमन दीज डेज। ऐसे सोर्सेज जो इन फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे, बट आजकल वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज मैंने बताए, सोर्सेज विच यूज कॉमनली, जैसे कि हम पेट्रोल डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ऑयल, ठीक है जी, गैस हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूरेनियम जो है जी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फिशन प्रोसेस करते हैं। चैप्टर नंबर 21 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बट के जो भी मैंने सोर्स लिखे हैं, ऑयल, पेट्रोल, कोल, गैस, यूरेनियम, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खर्च हो गए, अब क्या नया खरीद कर लाएं मार्केट से, एक्सपेंसिव इतने सारे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो सोर्सेज चाहिए वो रीन्यूएबल होने चाहिए। रीन्यूएबल मीन कि हम उन्हें इस्तेमाल करें, उनसे जो भी वेस्ट एनर्जी हो उसको हम दोबारा यूज़फुल एनर्जी में इस्तेमाल कर लें, ठीक। सो वी नीड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। हमें कुछ और मज़ीद नए सोर्सेज की ज़रूरत है इन फ्यूचर सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सर्वाइवल हमारा जो है वो टफ होता जाएगा। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में बच्चों पहला जो एनर्जी सोर्स है वो है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अब टाइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? टाइड्स जो हैं ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है। हमारी जो अर्थ है ये 71% जो है ओशन से कवर है, इसमें वाटर है। अब आप सपोज करें कि ये हमारी रेड कलर की अर्थ है और इसके सराउंडिंग में जो छोटे छोटे ब्लू डॉट नज़र आ रहे हैं, सारा का सारा वाटर है, क्योंकि 71% ऑलमोस्ट वाटर है अर्थ। तो होता ये है कि जो मून है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ,
प्लस रोटेशन ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ मून। वैसे तो ये 3-4 फैक्टर हैं, बट आपकी बुक में जो जोर दिया गया है वो दिया गया है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून पर। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से जो ओशन है उस पे वाटर लेवल जो है वो राइज होता है, हाई टाइड बनती है ट्वाइस अ डे। मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून हमें जो है वो एक दिन में 2 दफ़ा हाई टाइड्स मिलती हैं और 2 दफ़ा लो टाइड्स, यानी कि हर 6 घंटे के बाद हाई टाइड, फिर 6 घंटे के बाद लो टाइड, फिर 6 घंटे के बाद हाई टाइड एंड फिर 6 घंटे के बाद अगेन लो टाइड। मीन के 24 घंटे एक डे में हमें 2 हाई टाइड मिलती हैं, 2 लो टाइड्स। तो ट्वाइस अ डे हमें हाई टाइड्स मिलती हैं। हाई टाइड्स क्या है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून जो हमारा ओशन लेवल है, ठीक है जी, जो वाटर लेवल है हमारा ओशन पर स्पेशली, ये बढ़ जाता है, ठीक है। जितना इस साइड से बढ़ा उतना ही इसकी अपोजिट साइड से बढ़ेगा। तो इस साइड पे एक हाई टाइड क्रिएट होगी, इधर भी हाई टाइड क्रिएट होगी, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से होंगे? लो टाइड और लो टाइड, ठीक है। देखिए मैंने अंदर लिखा है कि एनर्जी फ्रॉम टाइड्स में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून प्रोड्यूस टाइड्स इन द सी। ओशन पर या सी पर जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का वो क्या करता है? टाइड्स क्रिएट करता है। वी गेट हाई टाइड्स इन सी ट्वाइस अ डे। हाई टाइड्स हमें एक दिन में 24 घंटे में कितनी दफ़ा मिलती हैं? 2 दफ़ा। और 2 दफ़ा कौन सी मिलती है? लो टाइड्स मिलती है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन टाइड्स का हमें क्या फ़ायदा है? तो भाई इस टाइड्स का हमें बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। वो कैसे? ये देखें हम करते क्या है, ये हमारे पास डैम है, यहाँ पर लैंड है, ये वो बेसन है जहाँ पर हम वाटर स्टोर करते हैं डैम में। यहाँ पर डैम के गेट्स हैं, सेंटर में टर्बाइंस लगी हुई हैं और ये वो ओशन है, ठीक है। 2 डायग्राम्स मैंने बनाई हैं। अब इनिशियली क्या होता है, नॉर्मली जब हमारे पास जो है डैम एम्प्टी होता है, खाली होता है, और डैम का जो बेसन है इसमें वाटर लेवल बड़ा कम होता है। जूँ ही हाई टाइड आई तो ओशन लेवल इंक्रीज़ कर गया। ओशन लेवल इंक्रीज़ कर दिया हमने, डैम ओपन कर दिए, ठीक है। वाटर जो है वो यहाँ से इस बेसन में एंटर होना शुरू हो गया। जब वो इधर से ओशन लेवल से इस डैम में एंटर होना शुरू किया तो सेंटर में लगी हुई थी टरबाइन। टरबाइंस जो हैं ये रोटेट्स हुई। टरबाइंस जो है बच्चों ये आगे कनेक्टेड है किसके साथ? कॉइल्स के साथ, कॉइल्स ऑफ जनरेटर के साथ। कॉइल जो है वो फिर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती हैं। ये सारा प्रोसेस भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। उनकी रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फाइनली हमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो अब समझ आया कि टाइड्स का फ़ायदा क्या था। अब ये तो था जब हाई टाइड आई। अब हाई टाइड आई, यहाँ से ओशन से वाटर डैम में स्टोर होना शुरू हो गया। अब डैम में वाटर लेवल राइज कर गया। फिर क्या आई? लो टाइड। अब जब लो टाइड आई तो ओशन लेवल क्या था? कम था। हमने दोबारा डैम ओपन कर दिया। ये वाला जो पानी था शुरू में क्या हुआ था कि ये ओशन से कहाँ गया था? डैम में। बट जो ही लो टाइड आई अब डैम तो फिल था, हमने गेट ओपन किया, ठीक है। ये जो वाटर था ये डैम से कहाँ चला गया? ओशन की तरफ। अगेन जब डैम ओपन किया तो ये टरबाइंस फिर क्या हुई? रोटेट हुई। टरबाइन रोटेट्स हुई तो इसके साथ क्या हुआ जी? भाई कॉइल्स ऑफ जनरेटर रोटेट्स हुई। तो फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, हमें मिल गई। फिर अगेन हाई टाइड आई, ये प्रोसेस दोबारा रिपीट हुआ। फिर अगेन लो टाइड आई। तो भाई 4 दफ़ा हम दिन में ये प्रोसेस कर सकते हैं और टरबाइंस ऑफ जनरेटर को रन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने लिखा है टरबाइन रोटेट्स, कॉइल रोटेट इन जनरेटर एंड फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अब बात कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव्स और टाइड्स में क्या फ़र्क है? टाइड्स जो है बच्चों ये था ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एट सी लेवल और ओशन लेवल। बट वेव्स जो है ना ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वेदर फोरकास्ट हम देखते हैं जब वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं, सम टाइम क्लाउडी है, ठीक है, सम टाइम जो है हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं, तो उस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज की वजह से कन्वेंशन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। हवाएं चलती हैं, पानी के बहाव को लेकर चलती है अपने साथ, तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो जो वाटर वेव्स हैं उन वाटर वेव से भी बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
और इसका आइडिया जो है वो हमें दिया प्रोफेसर साल्टर ने। प्रोफेसर साल्टर कौन थे जी? जिन्होंने साल्टर डक बनाई। उन्होंने कहा जी जब वेव्स आती है ना तो डक जो है वो क्या करती है, उन वेव्स के साथ साथ टू एंड फ्रो जस्ट लाइक ऑसिलेट करती है। तो उसने कहा जी मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिससे जो है हम वाटर वेव से, ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो साल्टर डक ने एक डिवाइस जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और उसका नाम रखा साल्टर डक। उसके दो हिस्से होते हैं बच्चों, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट, ठीक है जी। ये जी हमारे पास जो है क्या है, साल्टर डक, इसके दो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा बैलेंस फ्लोट है, ये वाला है डक फ्लोट, और ये ब्लैक कलर की मैंने वाटर वेव्स ड्रा की हैं। अब जो वाटर वेव्स, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, लहरें, उसके साथ साथ ये डक भी अप एंड डाउन टू एंड फ्रो क्या करती है, मूव करती है। जब ये टू एंड फ्रो मूव करती है स्टूडेंट्स, तो हम करते क्या हैं, हम आगे इसे कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, टरबाइंस के साथ। टरबाइंस रोटेट करती है, जब टरबाइंस रोटेट करती हैं तो कॉइल्स रोटेट करती हैं जनरेटर की, जब जनरेटर की कॉइल्स रोटेट करती हैं तो हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और याद रखिएगा कि साल्टर डक जो है इसमें डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट रिलेटिव मोशन में होते हैं। डक फ्लोट ऊपर है, ठीक है, बैलेंस फ्लोट नीचे होगा, बैलेंस फ्लोट ऊपर है, डक फ्लोट नीचे होगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन होगी, क्या होगी, रिलेटिव मोशन, ठीक है। फिर है जी हमारे पास थर्ड वन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। खैर अलबत्ता आजकल 2024 में स्पेशली, ठीक है जी, जुलाई का महीना है जो मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आजकल ये सोर्स अब नॉन कन्वेंशनल नहीं है, इसे मैं कहूँगा ये कन्वेंशनल सोर्स है, बट स्टिल अभी भी ये इतना कॉमन नहीं है। लेकिन इस साल सोलर जो है वो लोगों ने बड़े इंस्टॉल किए हैं अपने घर में, ठीक है, सोलर पैनल्स का बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, बट इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनकी स्टिल अभी पाकिस्तान में जो है वो कमी है। तो जब ये चीज़ें और मज़ीद बढ़ती जाएंगी, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि भाई ये भी हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। फ़िलहाल हमारी बुक थोड़ी पुरानी है, तो सोलर एनर्जी को हमने वहाँ पर क्या लिया है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। अब सोलर एनर्जी क्या है जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने के दो प्रोसेस हैं, एक होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है हम सोलर पैनल्स अभी डिस्कस करते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये डायरेक्ट जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम थर्मल एब्जॉर्बर या सोलर एब्जॉर्बर बच्चों यूज़ करते हैं, इसकी वर्किंग अभी हम यहाँ देखते हैं। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे पास सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। दोबारा सुने मैंने क्या कहा कि इंटेंसिटी हम लिखते हैं, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इंसिडेंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। और इस सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों, मार्क कर ले पेपर के लिए, एमसीक्यूज आता है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाट पर मीटर स्क्वायर कैसे आया भाई, एनर्जी का यूनिट जाउल, टाइम का सेकंड, जाउल पर सेकंड बन गया वाट, और एरिया मीटर स्क्वायर तो पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि सोलर कांस्टेंट जो है वो कितना होता है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। बट जो ही ये इंटेंसिटी जो है सनलाइट रेडिएशन की अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ होता क्या है कि रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या एब्जॉर्प्शन की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, एयर पार्टिकल की वजह से, या ग्रीन हाउस गैसेस हैं
वो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं या स्कैटर कर लेती हैं या रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, तो इनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम हो जाती है। आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर थी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम सोलर कांस्टेंट कहते थे। बट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू बच्चों लिख ले होती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड, बल्कि डायरेक्ट मेथड से पहले हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, सोलर एब्जॉर्बर। ठीक है, मैंने ड्रा भी किया है। फिर आते हैं हम किसकी तरफ? सोलर पैनल्स की तरफ। तो बात हो रही है जी थर्मल एब्जॉर्बर की और इनडायरेक्ट मेथड टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों याद रखिएगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मल एब्जॉर्बर। अब थर्मल एब्जॉर्बर की सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। हमारे पास जो है जी एक कंटेनर होता है। ठीक है, इस कंटेनर में हमने जो है कोल्ड वाटर फिल किया हुआ होता है। ठीक है, और इस कंटेनर को हमने पाइप्स के साथ जो है वो अटैच किया हुआ होता है एक ग्लास कवर्ड बॉक्स के साथ। इस ग्लास कवर्ड बॉक्स की जो सरफेस है स्टूडेंट्स, ये डल ब्लैक सरफेस होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसकी ब्लैक सरफेस की यूज़ करते हैं बिकॉज ब्लैक बॉडी जो है वो इसका गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। ब्लैक जो है वो रेडिएशन का बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर है, बड़ा अच्छा एमिटर है। अब सवाल ये पैदा होता है हमें एब्जॉर्ब क्यों करनी है रेडिएशन, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो पाइप्स के साथ जी हमने इसको कनेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, इंसुलेशन लगाई हुई होती है हमने इसके साथ। अब होता ये है कि जो कोल्ड वाटर यहाँ से गुजरता हुआ इस डल ब्लैक बॉक्स सरफेस में जाता है, ग्लास कवर्ड बॉक्स में, तो इसके ऊपर सनलाइट फॉल कर रही होती है। तो वाटर लेवल जो है वो हमारे पास कोल्ड वाटर था, उसका जो टेम्परेचर था वो नीचली क्या था? लो। तो जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाता है। ये कोल्ड वाटर जो है ये हॉट वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। देखिए कोल्ड वाटर मैंने ब्लू इधर कलर किया है, फिर थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्लू दोनों हो गया और यहाँ फाइनली रेड हमें कलर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें जो है कोल्ड वाटर था हमारे पास इस टैंकर में। जो ही हमने इसको ग्लास कवर्ड बॉक्स जिसकी ब्लैक सरफेस थी वहाँ से पाइप के थ्रू पास किया तो ये कोल्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? हॉट वाटर में। कोल्ड और हॉट वाटर मिलते हैं तो स्टीम बनती है। ठीक है, या हॉट वाटर जो है इसे हम आगे बॉयलर में सेंड कर देते हैं। बॉयलर जो है वो आगे टरबाइन के साथ होता है, टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ, और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, या वो आपकी बुक में लिखता है कि हम लेंसेज यूज़ करते हैं, वेरी लार्ज लेंसेज। कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट हमने पढ़ा था, जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है? पैरेलल लाइट को एक जगह पर फोकस करता है। ठीक है, तो जब ये लाइट रेस को फोकस करता है तो सनलाइट जो है वो इस हिस्से पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो मैंने लिखा वेरी हॉट वाटर। तकरीबन थर्मल एब्जॉर्बर जो है पेपर में MCQs आता है, ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो हॉट कर देता है। ठीक है, इसको आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, +273 इसमें आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू किस में आ जाएगी? केल्विन में आ जाएगी। ठीक है, केल्विन में भी चेंज करके आ सकती है। तो इतना हाई वाटर जब इस कोल्ड वाटर के साथ मिलता है या वो इतना हॉट वाटर होता है कि वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है, तो आगे बॉयलर लगा होता है। बॉयलर जो है वो टरबाइंस के साथ कनेक्ट होता है, टरबाइंस जो है वो शाफ्ट ऑफ जनरेटर के साथ कनेक्ट होती हैं। फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो था इनडायरेक्ट मेथड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर पैनल्स को, यानी कि डायरेक्ट मेथड्स को। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का, जो डायरेक्ट मेथड होता है हमारे पास, और वो है थ्रू सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के ज़रिए, या हम कह सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल के ज़रिए। ठीक है, तो सोलर पैनल्स क्या है? सोलर पैनल्स बच्चों सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। ठीक है, सोलर सेल्स के कम्बिनेशन से सोलर पैनल्स बनते हैं। सोलर पैनल्स जो है ये लाइट एनर्जी को, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। अब लेकिन जो इनके पीछे की फिजिक्स है वो हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सेमीकंडक्टर या फोटोवोल्टिक सेल जो है ये एज आ सोलर पैनल कैसे इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल आपने इतना याद रखना है कि सिलिकॉन हम यूज़ करते हैं, पेपर में MCQs आ जाता है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है जी,
यानी कि एक्ट कर सकता है एज अ इंसुलेटर, आल्सो एज अ कंडक्टर, इसलिए इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और हम पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के फोटोवोल्टिक सेल या सोलर पैनल आपने अपने घरों में भी इंस्टॉल किए हुए होंगे, आप बाहर कहीं ना कहीं लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। प्लेट्स जो होती हैं हमारे पास डिफरेंट साइजेस की होती हैं। तो एक्चुअली में ये पीएन जंक्शन डायोड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड है हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे कि इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। जब इसके ऊपर से लाइट फॉल करती है, कन्वेक्स लेंस होता है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, फोकस करता है, फिर लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। वो सारा कैसे होता है वो अभी आपका फर्स्ट ईयर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दिन में तो सनलाइट बड़ी अच्छी आ रही होती है, कभी कभी क्लाउड्स भी आ जाते हैं, और स्पेशली रात को तो सन की लाइट जो है वो ना होने के बराबर होती है, मगरिब के बाद जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो फिर हम फिर क्या करते हैं, सोलर पैनल कोई काम आते हैं हमारे। और भाई डे में ना सोलर पैनल्स जो हैं, ये सोलर पैनल्स हमारे होम्स को भी हमारी होम अप्लाइंसेस को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साथ ही बच्चों हमने ना निकल कैडमियम बैटरीज रखी हुई होती हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स या वोल्टेज बन रहे होते हैं वो उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है। और जब क्लाउडी डेज होते हैं या एट नाइट, तो ये जो निकल कैडमियम बैटरीज हैं ये चार्ज होती हैं, फिर इनके डिस्चार्जिंग से हमारी होम अप्लाइंसेस जो है वो वर्क करती हैं, ठीक है। अब यूजेस क्या है सोलर सिस्टम के, सोलर पैनल्स के बहुत ज़्यादा हैं। सोलर वॉचेस में यूज़ हो रहे हैं आजकल, जो वॉचेस हैं सोलर वॉचेस हैं, ठीक है। ये तो एनालॉग वॉच है, वो डिजिटल वॉचेस हैं, चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोलर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के ऊपर वो एक ब्लैक सी चिप सी बनी हुई होती है, ठीक है। कैसियो का आप ले लें, कोई भी मॉडल ले लें। इसी तरह वेदर फोरकास्ट सिस्टम जो है हमारा वेदर स्टेशन, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोलर पैनल। स्पेस स्टेशन में स्पेशली स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, अब वहाँ हम अर्थ से कोई वायर तो नहीं करके ऊपर भेज सकते, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ सनलाइट से ही एनर्जी ली जा रही है, उसे स्टोर भी किया जा रहा है और यूज़फुल एनर्जी में वर्क भी हो रहा है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास थर्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्थ है स्टूडेंट हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास जो है ना, ये हमारे पास लिविंग मटेरियल्स हैं। लिविंग मटेरियल्स में हमारे पास क्रॉप रिज्यूड, ठीक है जी, फसलों का बचा खुचा हिस्सा, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है जी, ट्रीज़, दरख्त वगैरह, एनिमल डंग, गोबर वगैरह, ठीक है, हमारे पास सीवेज, हमारे पास कीचड़ वगैरह, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है उनसे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कैसे होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, दो मेथड हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास टू कन्वर्ट और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पहला है डायरेक्ट कंबंशन मेथड, दूसरे को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। पहले देखते हैं डायरेक्ट कंबंशन हमारे पास क्या होती है। डायरेक्ट कंबंशन का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हम एक चैम्बर लें, क्या लें, एक चैम्बर लें, उस चैम्बर के अंदर ये जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की है इनका सॉलिड वेस्ट ऐड कर दें, ठीक है। और वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होगी, और फिर हम इसे इग्निटेड, इसे फायर कर दें, हीट दे दें। जो ही हम इससे जलाएंगे तो यहाँ से हीट एनर्जी जनरेट होगी। वो हीट एनर्जी बच्चों आगे और बॉयलर के पास जाएगी, बॉयलर उससे स्टीम में कन्वर्ट करेगा, स्टीम से जो है वो टरबाइंस रोटेट करेंगी, टरबाइंस रोटेट करेंगी तो जनरेटर वर्क करेगा, और फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, बट फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन जो है याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो हम प्रोसेस करते हैं वो होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में हम सॉलिड वेस्ट के साथ साथ लिक्विड वेस्ट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में हमने रूटिंग प्लांट्स, ठीक है, या हमारे पास रूटिंग एनिमल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ऐड किए हुए होते हैं, ठीक है। और कंडीशन याद रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो इस चैम्बर को कहते हैं डाइजेस्टर। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो चैम्बर मैंने ड्रा किया है, डाइजेस्टर। तो इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं गैसोलीन को हम यूज़ करते हैं या पेट्रोल को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, बाहर के ममालिक में पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, ठीक है, तो हम पेट्रोल कहते हैं। तो हमें इस प्रोसेस के ज़रिए पेट्रोल की रिप्लेसमेंट मिलती है जो कि एथेनॉल है।
एथेनॉल हमें मिलता है। ठीक है, तो एथेनॉल को हम एज अ पेट्रोल की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम इन्हें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, इग्नीट करते हैं, तो यहाँ से गैसेस निकलती हैं। गैसेस मीथेन हो सकती है, CH4, ठीक है, उसे हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। खाना वगैरह बनाना है, कोई चीज़ गर्म करनी है, कुछ पकाना है, तो उससे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इन गैसेस से और भी फर्दर काम किए जा सकते हैं। बॉयलर में भेजें, बॉयलर से जो है वो क्या होगा जी, आपका टरबाइंस रोटेट होंगी, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। ये मोस्ट कॉमनली कन्वर्जन प्रोसेस है जी। इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम एक अदर टैंक या चैम्बर ले लेते हैं, उसमें हम वुड वेस्ट, लकड़ियों का जो बचा कुचा होता है, क्रॉप रिज्यूड, फसलों का बचा कुचा, और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये जो आपका गटरों के आसपास पूरा क्रिकेट जो है, ठीक है, वो सारा का सारा हम इकट्ठा करके चैम्बर में इसको क्या करते हैं, इग्नीट करते हैं, तो इससे भी हॉट गैसेस निकलती हैं। गैसेस जो है अगेन क्या है जी, बॉयलर से स्टीम से जो है वो जो हमारे पास टरबाइंस हैं जनरेटर की, वो रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर है 6 हमारे पास सोर्स, जियोथर्मल एनर्जी। बच्चों, जियो स्टैंड फॉर अर्थ, थर्म यानी कि हीट। अर्थ की वजह से जो हीट है उससे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो देखें, ड्यू टू हीट ऑफ अर्थ इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये जियोथर्मल एनर्जी क्यों होती है भाई? अर्थ की हीट की वजह से जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में होती है, ड्यू टू हॉट इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, तो अब 3 तरीके हैं जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। पहला तो है रेडियो एक्टिव डिके। ज़मीन में ना हमारे पास रेडॉन गैस ट्रैप्ड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, मैंने लिखा है यूरेनियम है, रेडियम है, अर्थ क्रस्ट में है ये। तो ये ना रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बैकरल ने इसका कंसेप्ट दिया था। ऐसे एलिमेंट जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर होता है, ये 3 तरह के रेडिएशन इमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो इनसे कॉन्स्टेंटली अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस इमिट हो रही होती है, जो उन हॉट इग्निशियस रॉक्स को कॉन्स्टेंटली हीट देती है और वो गर्म ही रहते हैं। तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सेकंड है हमारे पास रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ। रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ है कि अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में 10 किलोमीटर तक नीचे जाएं, कितना पेपर में MCQ आ सकता है, 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ, विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ टेम्परेचर ऑफ रॉक इज 200 डिग्री सेल्सियस और मोर। ठीक है, ये आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है कि अगर हम 10 किलोमीटर विद इन द अर्थ जाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो हॉट इग्निशियस रॉक्स हमें मिलते हैं जिनका टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप लिख सकते हैं 473 केल्विन, और मोर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनके आसपास जो हमारी अर्थ पर पानी होता है या अर्थ क्रस्ट के अंदर पानी होता है, तो ये हॉट इग्निशियस रॉक्स जो हैं वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो पानी जो है वो बॉयल होता है, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम से टरबाइन जो है वो हम रोटेट करते हैं, टरबाइन से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक, थर्ड वन है हमारे पास कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, एनिमल्स की डेड बॉडीज़, ठीक है, या और जो हमारे पास क्रॉप रेजिड्यू था या वुड वेस्ट था जो ज़मीन में गल सड़ जाता है, फंस जाता है, उससे भी एनर्जी मिल सकती है। कंप्रेशन ऑफ मटेरियल, वाटर बेनिथ द ग्राउंड इन द कॉन्टैक्ट विद हॉट रॉक्स। ठीक था, एक तो जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उनका पेस्ट। दूसरा, जो वाटर वगैरह अर्थ के अंदर है इंटरनल स्ट्रक्चर में और हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है, और वो जितना ज़्यादा उसके करीब है उतना ज़्यादा वो हॉट वाटर होगा। ठीक है, तो उससे 3 चीज़ें बनती हैं, हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स या स्टीम वेंट्स। और ये ज़्यादातर वोल्केनिक रीजन्स में होती हैं, आतिशफिजा जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर मैग्मा होता है, लावा की फॉर्म होती है, वहाँ पे जो पानी है ऐसे पानी उबल रहा होता है। ठीक है, तो अगर जो है वो पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता और हॉट इग्निशियस रॉक्स के पास है, तो बनते हैं हॉट स्प्रिंग्स।
ठीक है। बट अगर वो पानी ज़्यादा गर्म हो तो एकदम वो प्रेशर से निकलता है, प्रेशर के साथ, बुक में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, एकदम प्रेशर से ज़मीन से पानी निकल रहा है, गर्म चश्मे पानी के, उसे हम कहते हैं गेजर्स, ठीक है। या हमें मिलती हैं स्टीम वेंट्स, और ज़्यादा गर्म हो तो वो पानी की शक्ल में नहीं निकलता, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा हॉट था, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो हमें स्टीम वेंट्स मिलती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पेपर में आता है, व्हाट इज मीन बाय एक्यूफायर। एक्यूफायर क्या होता है? अ लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर, ठीक है जी। पहाड़ों की या चट्टानों की ज़मीन में वो लेयर जो वाटर को रोक कर रखती है, डैट अलाउस वाटर टू परकुलेट थ्रू इट विद प्रेशर, वो पानी को ज़्यादा देती है कि प्रेशर के साथ बाहर निकले। परकुलेट कहते हैं टपकना, निकलना, ठीक है। तो एक्यूफायर क्या है? लेट्स से जी ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके 10 किलोमीटर नीचे ये हॉट इग्निशियस रॉक्स हैं, तो इनके साथ जो वाटर की लेयर है जिसमें हॉट वाटर इकट्ठा हुआ है, उसमें क्या होता है, हमारे पास वाटर जो है वो हाई प्रेशर के साथ एकदम से बाहर निकलता है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्यूफायर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।